Hello students, welcome to my YouTube channel. In our chapter of disease management, we have studied about the physical methods, chemical methods and some cultural practices to control the disease or to manage the disease. Now in this video, I am going to tell you about the biological methods to control the disease. So let's start it. Biological methods, plants disease management practices. What are biological methods? Biological control of plant disease is a condition or practice whereby survival or activity of a pathogen is reduced through the agency of any other living organisms except human beings. So जैसा नाम से ही पता है biological method means कि इससे plant diseases की जो पैथोजन हैं उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस किया जाता है बाय द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड विद द रिजल्ट दैट देयर इज अ रिडक्शन इन इंसिडेंस ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द पैथोजन. ये डेफिनेशन दी थी गैरेट ने 1965 में. उसके अलावा कई साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल मेथड्स को डिफाइन किया है, पर most of the present day plant pathologists probably consider the definition given by Baker and Cook the most suitable one. उसको हम मैं कोट करती हूँ यहाँ पर. तो Baker and Cook 1974 stated that the biological control is the reduction of inoculum density or disease producing activities of a pathogen or parasite in its active or dormant state by one or more organisms, accomplished naturally or through manipulation of the environment, host or antagonist, or by mass introduction of one or more antagonists. ये बेकर एंड कुक ने 1974 में दी थी. आप इसको राइट डाउन कर लीजिए. ओके. और उसके बाद जो है इसकी जो बेकर इसने जो डेफिनेशन दी थी उसको हम फार्मूला में कैसे पुट कर सकते हैं. डिजीज सीवियरिटी इज इक्वल टू इनोकुलम पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय डिजीज पोटेंशियल. इनोकुलम पोटेंशियल क्या है? इनोकुलम पोटेंशियल इज इनोकुलम डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इनोकुलम कैपेसिटी एंड डिजीज पोटेंशियल इज होस्ट proneness multiplied by susceptibility. So I'll repeat, disease severity is equal to inoculum potential, that is inoculum density multiplied by inoculum capacity multiplied by disease potential, that is host proneness and multiplied by susceptibility. तो ये हमें ब्रेकर एंड कुक ने 1974 में बायोलॉजिकल मेथड्स बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स को डिफाइन किया था. ओके. बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, इनको हम कहते हैं BCA. सो इसको अलग अलग इसके क्या हेडिंग्स हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज इज द सप्रेशन of suppression of populations of plant pathogens by living organisms. अब इनकी क्या स्पेसिफिसिटी है? ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, इको फ्रेंडली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं. मतलब लो कॉस्ट आती है इनकी एज कम्पेयर टू द अदर मेथड्स. देन यूज ऑफ एंटागोनिस्ट फॉर डिजीज कंट्रोल ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव टू द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स. इनको हम केमिकल पेस्टिसाइड्स जो कि हमें सबको पता है बहुत हार्मफुल भी होते हैं, उनके एक ऑल्टरनेट के तौर पर हम BCA को, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं. कीटोमियम, ग्लियोक्लैडियम, ट्राइकोडर्मा, बैसिलस सीरसस, बैसिलस सब्टिलस, स्यूडोमोनास एक्सेट्रा, ये कुछ हैं फंजाई और बैक्टीरिया जिनको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स या BCA के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. Biological control as non-chemical and natural alternative strategies. Definition, ये डी बैक 1964 ने इसके बारे में बताया. द एक्शन ऑफ पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड पैथोजेंस इन मेंटेनिंग अनदर ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ लोअर एवरेज देन वुड अकर इन देयर एब्सेंस. ये डेफिनेशन दी थी डी बैच ने 1964 में कि जो एक पैथोजन है उसकी पॉपुलेशन को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया या फंजाई हो सकता है उससे उसकी पॉपुलेशन पे चेक करना, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है. ओके. नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल हो सकते हैं या अप्लाइड बायोलॉजिकल कंट्रोल हो सकते हैं. नेचुरल जो कि नेचर द्वारा होते हैं और अप्लाइड जो कि हम अप्लाई करते हैं
या मैन मेड होते हैं. सो नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी ऑफ मैनी नेटिव एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स. देन अप्लाइड बायोलॉजिकल कंट्रोल, इनको हम फिर अलग थ्री टाइप्स के होते हैं, इनोक्यूलेटिव, augmentative and conservative. So with the first is inoculative or classical. Import and release of exotic natural enemies against exotic और local pest. Long term activity होती है. तो इसमें हम import करते हैं और release करते हैं exotic natural enemies को या local जो भी pest वगैरह होते हैं उनको हम रिलीज कर देते हैं वहाँ पर और वो फिर उनको बायोलॉजिकल एजेंट्स की जैसे यूज़ होते हैं. ये है लॉन्ग टर्म एक्टिविटी. नाउ ऑगमेंटेटिव क्या होता है? मास रियरिंग एंड रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एनवायरमेंट और आर इजीली अवेलेबल. ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है या लिमिटेड परसिस्टेंस है. नाउ द थर्ड इज कंजर्वेटिव और कंजर्वेशन. Conservation of existing populations of native natural enemies by the modification of their environment. तो कंजर्वेटिव में हम उन चीज़ों को जो भी नेचुरल उनका एनिमीज़ हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, उन नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं जिससे कि वो उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ सके या वहाँ पर वो संरक्षित रह सके या कंजर्व रह सके. So what are the advantages of it? High efficacy of many biological agents and products in some types of agriculture crops, या फिर जैसे कि ग्रीन हाउसेस क्रॉप्स हैं या मशरूम हाउसेस हैं, ऑर्किड्स हैं एक्सेट्रा, उनके अंदर इनकी हाई एफिकेसी होती है. देन हाई सेलेक्टिविटी ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी होती है. लैक ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू बायो कंट्रोल एजेंट्स, एक्टिव search for the pest organisms, prey or host in agriculture environments. Possible long-term beneficial activity होती है, reproduction, persistence in the environment. Numerous examples of great potential of native plant pests and pathogens, enemies naturally present in agriculture environment and public acceptance for fulfilling special demands of consumers. तो ये सारे इसके advantages हैं biological control के. So now हम इस स्लाइड में हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ एन आइडियल माइक्रोबियल एंटागोनिस्ट, कि एक आइडियल माइक्रोबियल एंटागोनिस्ट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. तो शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कमोडिटीज़ एंड पैथोजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस. तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका वाइड स्पेक्ट्रम होना चाहिए और कई सारे पैथोजेंस और अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो इफेक्टिव होना चाहिए. मस्ट बी कंपैटिबल with commercial processing practices, should not be detrimental to the quality of the fruits and vegetables it preserves. और जो भी fruits या vegetables हैं उनके लिए वो खतरनाक नहीं होना चाहिए. Must be environment friendly होना चाहिए. Should be amendable to formulations with a long shelf life. Should be easy to dispense without being hazardous to human health. Human health के लिए hazardous नहीं होना चाहिए. Be effective at low concentrations. Must not be demanding in terms of required nutrients. Must be resistant to chemical used in the पोस्ट हार्वेस्ट एनवायरनमेंट. यदि पोस्ट हार्वेस्ट एनवायरनमेंट में या पोस्ट हार्वेस्ट के दौरान कोई केमिकल यूज़ किए गए हैं तो उन केमिकल्स के लिए भी उसको रेजिस्टेंट होना चाहिए. मस्ट बी एबल टू सर्वाइव अंडर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड इट मस्ट बी स्टेबल. सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं जो कि एक माइक्रोबियल एंटागोनिस्ट के अंदर होने चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम 3 हेडिंग्स में स्टडी करेंगे: कंपटीशन, एंटीबायोसिस एंड हाइपर पैरासिटिज्म. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. कंपटीशन. Most of the biocontrol agents are fast growing and they compete with plant pathogens for space, organic nutrients and minerals. तो सबसे पहला तो किस तरह से ये काम करते हैं BCA या बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, कि ये कंपटीशन देते हैं पैथोजन को. किसके लिए कंपटीशन देते हैं? स्पेस के लिए, फूड के लिए, मिनरल्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, जिससे जो पैथोजन है उसको जितना रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता है और उसके वो धीरे धीरे क्या होना, उसकी पॉपुलेशन कम होने लगती है. मोस्ट एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड टू लो आयरन स्ट्रेस.
by producing extracellular low molecular weight iron transport agents designated as siderophores। तो ये क्या करते हैं, आयरन ट्रांसपोर्ट एजेंट्स कहलाते हैं, जिससे कि क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उन्हें हम कहते हैं साइडरोफोर्स। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें व्हाट इज साइडरोफोर्स, ये क्या होते हैं। साइडरोफोर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स आर एबल टू यूटिलाइज आयरन आयंस इन साइडरोफोर कॉम्प्लेक्स एंड रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ डिलीटेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली एट द प्लांट रूट्स। ओके, तो ये क्या करते हैं, जो साइडरोफोर्स हैं, जो कि प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रेन्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो आयरन को यूटिलाइज कर लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो भी खतरनाक या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रूट्स तक ही रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और वो प्लांट्स के अंदर डिस्पर्स नहीं हो पाते। आयरन स्टार्वेशन प्रिवेंट्स द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स of fungal pathogens in rhizosphere as well as the rhizoplane। अब आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है, या आयरन स्टार्वेशन से जो पैथोजन हैं या जो फंगल के जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, और उस जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे तो वो आगे स्प्रेड नहीं हो पाते हैं और प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। Siderophores produced by Pseudomonas fluorescens known as pseudobactins or Vioveridins help in the control of soft rot bacterium and Erwinia keratovora। तो ये एक तरह का ये एक मैकेनिज्म है टू प्रोड्यूस साइडरोफोर्स। तो उन स्ट्रेन्स को हम, जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं साइडरोफोर्स, और इनको हम सॉफ्ट रॉट ऑफ बैक्टीरियम या एरवेनिया कैरेटोवरा इन डिजीज के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड इज एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस को हम 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोसिन्स एंड वॉलेटाइल कंपाउंड्स। Antibiotics are generally considered to be organic compounds of low molecular weight produced by microbes at low concentrations। Antibiotics के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। Antibiotics are deleterious to the growth of metabolic activities of other microorganisms। ये भी हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स किस तरह से काम करती हैं, पर अब प्लांट डिजीजेस में इसका किस तरह से रोल है। फॉर एग्जाम्पल, colonization of pea seeds by Trichoderma viridae resulted in the accumulation of significant amount of the antibiotic viridin in the seeds, thus controlling Pythium अल्टीमम। ओके, तो ये ट्राइकोडर्मा विरिडी में इससे विरिडिन जो निकलता है ये कंट्रोल करता है डिजीज को, पाइथियम अल्टीमम इस पैथोजन को ये कंट्रोल कर लेता है। Now the Pseudomonas fluorescens produce a range of compounds, example 2,4-diacetyl fluoroglucinol, that is DAPG, then phenenzymes, pyocyanin, etc., which have broad spectrum activity against many plant pathogenic bacteria and fungi। तो ये कुछ examples हैं antibiotics के। Then bacteriocins। Bacteriocins are antibiotics-like compounds with bacterial specificity closely related to the bacteriocin producer। तो बैक्टीरिया जो भी हैं ये भी एंटीबायोटिक की जैसे ही होते हैं, पर ये स्पेसिफिटी, इनकी जो स्पेसिफिसिटी है वो मेनली बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल होते हैं ये। ओके, फॉर एग्जांपल द कंट्रोल ऑफ क्राउन गॉल डिजीज होती है बाय द एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस से, बाय द रिलेटेड एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर स्ट्रेन K84 इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोसिन एग्रोसिन K84। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, now next is volatile compounds। Antibiosis mediated by volatile compounds has been observed in the management of soil-borne pathogens, for example Pythium ultimum, Rhizoctonia solanine and Verticillium dahlia by Enterobacter cloacae। The volatile fractions responsible for inhibition was identified as ammonia। तो कुछ ये जो पैथोजेंस हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं, जो कि बाकी के जो पैथोजेंस हैं उनके लिए वो इनहिबिटरी एक्शन प्ले करती है या उनकी ग्रोथ को ये चेक कर देती है, और ये इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, सो आपको एग्जाम्पल लर्न करना है, ये देखना है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स क्या हैं या वॉलेटाइल कंपाउंड्स क्या हैं, व्हाट इज कॉम्पिटिशन, और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाइपरपैराटिज्म।
direct hyperparasitism or lysis and death of the pathogen by another microorganism when the pathogen is in parasitic phase is known as the hyperparasitism. Okay, तो जो कि डायरेक्ट जो डेथ हो जाती है पैथोजन की बाय द अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दोनों वो भी क्या है, पैथोजन भी पैरासिट है और वो दूसरा जो पैरासाइट है वो उसके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म. इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा हेरिजेनम पैरासाइटिस एंड लाइज द माइसीलिया ऑफ राइजोक्टोनिया एंड स्क्लेरोशियम. ओके, नाउ ये कुछ इसको आप नोट कर लीजिए. ये बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट पैथोजेंस हैं. यहाँ पे कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर ये पैथोजन और डिजीजेस दे रखे हैं कि कौन सी डिजीजेस पे कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स काम में आएंगे. तो ये इस स्लाइड को आप इम्पॉर्टेंट फंगल बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल BCA हैं, इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल बायोलॉजिकल बैक्टीरियल बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं. तो ये डिफरेंट हैं, इनकी आप नाम और कौन सी डिजीज़ में इनको यूज़ किया जाता है इस स्लाइड से आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए. थैंक यू सो मच.